गेट से अंदर दाखिल होते ही मैं एसपी इंजीनियर की निगाहों का मरकज बन गया था। वो अपने पास पहुंचने तक बगौर मेरा जायजा लेता रहा। मैं पहले ही अपने चलने का अंदाज तब्दील कर चुका था। लंबे लंबे डग भरता हुआ मैं सीधा उसके सामने जा खड़ा हुआ और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जवाब देने की बजाय वो चंद लम्हों तक मेरे चेहरे पर नजरें जमाए रहा। फिर उसने गंभीर लहजे में कहा, अच्छा तो अब मनोहर ने मेरे सर पर सवार होने के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगाई है। तुम जानते हो कि मैं तुम सब पाकिस्तानी जासूसों की असलियत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। फिर ये राम राम का नाटक किस लिए? उसके लहजे के तहक्कुम ने मुझे बता दिया था कि वो मुझ पर शुरू में ही नफसियाती गलबा हासिल करने की टोह में है। लिहाजा मैंने भी उसे आगाज ही में उसकी औकात जताने की ठान ली। उसकी बात का फौरी जवाब देने की बजाय मैं कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर भरपूर मुस्कुराहट के साथ कहा, नाटक में ही तो असल मजा है एसपी जी। मैं पाकिस्तानी हूँ या हिंदुस्तानी, हमारा एक्टिंग ही का तो मुकाबला है। मगर मैं इस मामले में खुद को अनाड़ी तस्लीम करता हूँ। एक्टिंग में तुम्हारी कौम का जवाब नहीं। मैं दिलीप कुमार जी की नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम तो चंद फुट के बिस्तर पर भी घुड़दौड़ का मैदान सजा लेते हो। तुम्हारे इस फन का तो मैं चशमदीद गवाह हूँ। हम दोनों ही उस वक्त अंग्रेजी में बात कर रहे थे और मैंने हर लफ्ज जमा जमा कर कहा था। मुझे अचानक यूं लगा जैसे 200 वॉट का बरकी कुमकुमा अचानक फ्यूज हो गया हो। चंद लम्हे पहले किसी बिफरे हुए शेर की तरह मुझ पर चढ़ाई करने वाला एयर चीफ अब मरियल लोमड़ी दिखाई दे रहा था। मैंने बिजली का मुकम्मल खात्मा करने के लिए यलगार जारी रखते हुए कहा, मनोहर ने तो तुम्हें 2 ही तस्वीरों का नजारा करवाया है एसपी जी। मैंने तो पूरा कार्ट्रिज खींचा था तुम्हारी रंगरलियों का। जंगी तैयारा उड़ाने में तुम्हारी महारत पर शुबा किया जा सकता है, लेकिन इन चीप करतूतों में तुम वाकई चीफ हो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर सफेदी उतर आई, जो इस बात की निशानी थी कि उसने सख्त सही से जो हिम्मत और हौसला यकजा किया था वो एक बार फिर उसका साथ छोड़ गया है और एक बार फिर वो ज़हनी तौर पर मगलूब हो चुका है। मैंने उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, मुझे एक पल की खबर है एसपी जी कि मनोहर यानी यासिर खान ने तुम्हें कैसे उंगलियों पर नचाया है और तुम किस तरह गिड़गिड़ा कर उससे अपना राज अफशा न करने की इल्तिजा करते रहे हो। तुम्हें मालूम होता कि मैं इस शोबे में यासिर खान का ट्रेनर हूँ तो तुम हरगिज मुझे अकड़फू दिखाने की हिमाकत न करते। अगर तुम अपनी हिमाकत से बाज न आए और रस्सी तुड़वाने का सोचा भी तो कल सुबह तुम्हारी और रागनी की सबसे शर्मनाक तस्वीर तुम्हारे बेटे के स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा मिलेगी। मेरी बात सुनकर वो सन्नाटे के आलम में लगभग 1 मिनट तक बिल्कुल खामोश रहा। मुझे मालूम था कि वो अपने मफलूज आसाब बहाल करने की कोशिश कर रहा है। बिलाखिर उसने मरे मरे लहजे में कहा, मैं जानता हूँ मुझसे जो भयानक गलती सरजद हुई है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। रोहित या तुम्हारा जो भी असल नाम है, ये बताओ तुम मुझसे अब क्या चाहते हो? मैंने मुतमईन और ठहरे हुए लहजे में कहा, यासिर तुम्हें पहले ही सब कुछ तफसील से बता चुका है। बहरहाल गौर से सुनो, तुम आज रात पूरी तरह तैयार होकर टेलर मास्टर ओपी वैश की पार्टी में पहुंचोगे। ये तुम्हारी मर्जी है कि तन्हा वहां आना है या अपने बेटे और बीवी को भी साथ लाना है। बहरहाल मैं पहले ही वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। वहां हमारी इत्तेफाकिया मुलाकात होगी और हम दोस्त बन जाएंगे। फिर तुम मुझे अपने गहरे और काबिल एतमाद दोस्त की हैसियत से कर्ट टैंक से मुतारिफ करवाओगे और मुझे उसके पास छोड़कर अपने मशागिल में लग जाओगे। उसके बाद भी अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम चुपचाप मेरी बात मानोगे। हो सकता है तुम्हें किसी मेहमान से भी मेरा तारुफ करवाना पड़े। उसने मेरी बात गौर से सुनी और फिर पजमुर्दा से लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारा वो तारुफ है क्या? मतलब ये कि मैं किस हैसियत से तुम्हारा तारुफ करवाऊंगा? मैंने कहा, मेरा नाम तो तुम्हें फिलहाल मालूम हो ही गया है। बाकी तारुफ यह है कि मैं शहर की मशहूर समाजी शख्सियत रागिनी देवी की फलाही तंजीम सपोर्ट वेमेन का मैनेजर और इंतहाई साहिब इल्म, खुश ज़ौक़ और खुश अखलाक शख्सियत हूँ। वैसे आप उन श्रीमती को तो जानते हैं ना, मेरे शागिर्द यासिर खान के हाथों स्वर्गवासी होने वाले लक्ष्मण जी की लाडली बहन है। मैंने उसकी चुटकी लेने के लिए आखिरी जुमला कहा था, लेकिन ये इत्तला एसपी इंजीनियर के आसाब पर बम बनकर गिरी। वो चंद लम्हों तक फटी फटी नजरों से मेरा चेहरा देखता रहा, फिर सरगोशी नुमा लहजे में सवाल किया, लेकिन लक्ष्मण तो? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी, कहा, नहीं, उसे यासिर खान ने कत्ल किया था। हम लोग अपने शिकार को इस तरह हलाक करने में महारत रखते हैं कि उसकी मौत कुदरती हादसा लगे। एसपी ने फंसी फंसी आवाज में कहा, तुम लोगों ने उसे क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन हमें शक हुआ था कि वो हमारी टोह में लग गया है। यासिर खान को उसकी सुर्ख कार अपने अकब में चलती दिखाई दी थी। उसे खदशा हुआ कि उसकी नक्लो हरकत की सुनगुन लेने के लिए लक्ष्मण उसका पीछा कर रहा है।
हमारी शनाख्त जाहिर होने या हमारे मिशन का राज खुलने का मामूली सा भी खतरा महसूस होने पर दुश्मन की गर्दन उतार लेना हम लोगों की बुनियादी तरबियत का हिस्सा है। अगर ये महज गलत फहमी भी थी तो लक्ष्मण इस अंजाम का पूरी तरह मुस्तहिक था। उसने कई बार हमारे साथियों को अजियतनाक तरीके से शहीद किया था। एसपी इंजीनियर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने बमुश्किल कहा, लेकिन तुम्हारा शागिर्द लक्ष्मण को कार समेत पहाड़ी पर कैसे ले गया? मैंने हंसते हुए कहा, ये हमारा राज है एसपी जी, हम सब कुछ तो तुम्हें नहीं बता सकते ना। बस तुम ये याद रखो कि आज रात। मेरी बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि बंगले का गेट अंदर की तरफ खुला और मोटरसाइकिल पर सवार 16-17 साल का एक वजीह शकील सेहतमंद नौजवान बंगले में दाखिल होता नजर आया। मैंने एसपी इंजीनियर के चेहरे पर जर्दी खंडती देखी। उसका बस चलता तो वो मेरी आंखों के सामने पर्दा तान देता। वो बेताबी से पहलू बदल कर रह गया। मेरे देखते ही देखते नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल स्टैंड पर चढ़ाकर लॉन के किनारे खड़ी की और शाने पर बैग लटकाए हम दोनों की तरफ बढ़ा। ये देखकर एसपी इंजीनियर का इस्तराब मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। ताहम वो बेचारा क्या कर सकता था। नौजवान ने हमारे पास आकर गुड आफ्टरनून कहा और गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैंने एसपी के कुछ बोलने का इंतजार किया, फिर खुद ही अंग्रेजी में नौजवान से मुखातिब हुआ। तो तुम हो साइरस एसपी इंजीनियर? जबरदस्त, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। वजीह हो शकील, ज़हीन, चाकू चौबंद। फिर मैं एसपी इंजीनियर से मुखातिब हुआ। कहा, अपने बेटे से मेरा तारुफ करवाओ ना एसपी यार। ऐसे हैंडसम और शाइनिंग नौजवानों से मिलकर मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। एसपी इंजीनियर ने मरे मरे लहजे में अपने बेटे को कहा, ये तुम्हारे रोहित अंकल हैं साइरस। तवील अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई है। ये बताओ तुम्हारा दिन तो अच्छा रहा ना? साइरस ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, आज मैंने 40 रन बनाए और 3 विकेटें ली डैडी। आसानी से हरा दिया मैवरिक क्लब को। मैंने कहा, बहुत खूब, यानी मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अपने बाप की तरह तुम भी स्टार प्लेयर हो। मुझे यकीन है पढ़ाई में भी अच्छे होगे। इसका मतलब है हमारे मुल्क को एक और होनहार फाइटर पायलट मिलने वाला है। मेरी बात सुनकर साइरस ने नफी में गर्दन हिलाई। बोला, नो सर, मुझे फ्लाइंग से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो बिजनेस टाइकून बनूंगा ताकि लोगों का हुक्म मानने की बजाय अपना हुक्म चला सकूं। मुझे पता था कि एसपी इंजीनियर अपने बेटे को जल्द अज जल्द वहां से भगाने की कोशिश करेगा, लिहाजा मैंने गुफ्तगू की लगाम पूरी तरह अपनी गिरफ्त में लेते हुए कहा, वाह साइरस बेटे, तुम तो अपने वालिद से भी ज्यादा स्मार्ट निकले। इसने तो जिंदगी में तैयारों और परवास के अलावा किसी शौक को मुंह नहीं लगाया, उसी को अपना पेशा बना लिया। यूं समझो कि पूरी जिंदगी कॉकपिट में गुजार दी। मैंने देखा कि एसपी का बेटा अपने बाप की मुसलसल बढ़ती जहनी अजियत से बेखबर मेरी बातों में गहरी दिलचस्पी ले रहा है। मेरा जुमला मुकम्मल होते ही साइरस ने जल्दी से कहा, ऐसा न कहें अंकल, मुझे अपने डैडी पर फख्र है और ये मेरे हीरो हैं। बल्कि मेरे ही नहीं, मेरे स्कूल के सब तलबा के ख्वाबों के देवता हैं। वो सब इन जैसा बनना चाहते हैं। उसने फख्र भरी नजरों से अपने बाप को देखा, फिर अचानक मुझसे पूछा, अंकल आपने मेरा तो पूरा इंटरव्यू ले लिया लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। आप किस शोबे से वाबस्ता हैं? मैंने तेजी से जहन लड़ाया और फिर एतमाद से भरपूर लहजे में कहा, बेटा मैं इस दुनिया में अकेला हूँ, इसलिए अपनी जिंदगी के अखराजात पूरे करने के लिए किसी लंबी चौड़ी आमदनी की जरूरत नहीं है। एक एनजीओ से बतौर मुंतजिम मुंसलिक हूँ। अगर मशागिल जानना चाहते हो तो मुझे जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाब लोगों की सवाने हयात लिखने का शौक है और मैं तुम्हारे डैडी से भी इसी सिलसिले में मिलने आया हूँ। इसके अलावा मुझे सयाहत और उसी से मुंसलिक फोटोग्राफी का भी शौक है। अपने कैमरे के साथ सैरो तफरी के मौके ढूंढता रहता हूँ और जहाँ कोई दिलकश नजारा मिले उसे लेंस की आंख से हमेशा के लिए महफूज कर लेता हूँ। ये जुमला कहते हुए मैंने मानी खेज नजरों से एसपी इंजीनियर को देखा। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए ज़लज़ले की कैफियत नुमाया हो गई, फिर उसने अपने आप को संभाल लिया। उधर साइरस ने पुरजोश लहजे में कहा, क्या बात है अंकल, आप तो बहुत मजेदार जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे भी फोटोग्राफी का शौक है लेकिन पढ़ाई और खेलकूद की मसरूफियात की वजह से घूमने फिरने का ज्यादा वक्त नहीं मिलता। सालाना इम्तिहान के बाद छुट्टियां मिलेंगी तो आपके साथ किसी हिल स्टेशन का प्रोग्राम बनाऊंगा और आपसे फोटोग्राफी सीखूंगा। मैंने पुरजोश लहजे में कहा, तो फिर तय रहा, हम श्रीनगर चलेंगे। कुदरती खूबसूरती में कश्मीर का जवाब नहीं। तुम्हारे डैडी तो अभी वापस आए हैं, इनसे गवाही ले लो। हम भी तुम्हारे डैडी की तरह होटल ग्रैंड पैलेस में ठहरेंगे। एसपी इंजीनियर का चेहरा मुझे एक बार फिर धुआं धुआं नजर आया। मैंने उसे नजरअंदाज करके बात जारी रखी। कहा, लेकिन फिलहाल तो मैं तुम्हारे डैडी की लाइफ स्टोरी पर काम कर रहा हूँ और इनसे मेरी मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। साइरस ने मेरी बात सुनकर खुशी का इजहार किया कि अब हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। अचानक वो अपने बाप से मुखातिब हुआ।
बोला, अंकल इतनी देर से आए बैठे हैं डैडी, और आपने इनसे चाय कॉफी का भी नहीं पूछा। एसपी ने जल्दी से कहा, भाई हम घर में जाने ही वाले थे, अब तुम आ गए हो तो जल्दी से जाओ और हमारे लिए कॉफी और नाश्ते के लवाजिम भिजवा दो, हम यहीं गपशप की महफिल जमा लेते हैं। एसपी इंजीनियर ने बेटे को टालने का उम्दा मौका ढूंढा था। मैंने भी कोई रुकावट नहीं डाली। साइरस के रुखसत होने के बाद एसपी कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने कहा, तुमने साइरस को अपने बारे में जो कुछ बताया, क्या वो सच है? मेरा मतलब है, क्या तुम वाकई किसी एनजीओ के लिए काम करते हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये बिल्कुल सच है। हम अपनी पेशावराना जिम्मेदारियों के दौरान कोई भी ऐसी शनाख्त इख्तियार नहीं करते जो छान फटक की सूरत में जाली साबित हो जाए। क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं किस एनजीओ के लिए काम करता हूँ? एसपी ने पूछने के बजाय सवालिया नजरों से देखने पर इक्तिफा किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उस एनजीओ का नाम है सपोर्ट विमेन, जिसकी करता धरता लेडी रागिनी देवी है, वही होटल ग्रैंड पैलेस वाली आपकी मेहमान। बात मुकम्मल होते होते मेरा लहजा गैर इरादी तौर पर मानी खेज हो गया था। इस इतला पर एसपी इंजीनियर ने हैरानी से ज्यादा सदमे का तासुर दिया। कई लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने फंसी फंसी आवाज में कहा, इतनी गहराई तक पंजे गाड़ रखे हैं तुम लोगों ने? मैंने उसकी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम लोगों के वहम गुमान से भी ज्यादा बड़ा जाल फैला रखा है, और हम तुम्हारे मुल्क के हर महकमे और शोबे में मौजूद हैं, क्योंकि हमारी बका का दारोमदार इसी पर है कि हम हर दम चौकन्ना रहें और अपने दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नजर रखें। उसने मेरी बात सुनकर शिकस्त खूरदा लहजे में कहा, तुम लोग मेरे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक हो। काश हमारे मुल्क आपस में दुश्मन की बजाय दोस्त होते, ताकि हमारी तवानाइयां एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि अपने भूखे नंगे अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल होती। मैंने उसकी बात सुनकर संजीदा लहजे में कहा, मैं अपने मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसी पर कोई सरकारी बयान देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर तुम्हारे हुक्मरानों ने दोनों मुल्कों के कयाम के वक्त से ही हमें तबाह बर्बाद करने की वाज़ेह हिकमत अमली न अपनाई होती तो शायद दोनों मुल्कों की बाहमी रंजिशें बिलाखिर खत्म हो जाती और रफ्ता रफ्ता दोस्ताना ताल्लुकात भी कायम हो जाते। पता नहीं एसपी मेरे मौकिफ से किस हद तक मुत्तफिक था, ताहम उसने मुझे छुटलाने में दिलचस्पी न दिखाई। मैंने अपनी बात जारी रखी, कहा, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बंटवारे के बाद मेरे मुल्क के हिस्से में आने वाले असासों और दिफाई आलात के हवाले से किस कदर ज्यादती की गई, हत्ता कि गांधी जी को भी इस हक तलफी के खिलाफ एहतजाज करना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्हें इंतहा पसंद हिंदू तंजीम राष्ट्रीय सेवक संघ के कारिंदे की गोली का शिकार होना पड़ा। उसके बाद भी हिंदुस्तानी हुकूमत और सियासी रहनुमाओं ने अपने हर कदम से साबित किया कि उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को आज भी सच्चे दिल से तस्लीम नहीं किया और अखंड भारत का ख्वाब अब भी उनकी आंखों और दिलो दिमाग में बसा हुआ है। मुझे अंदेशा हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो रहा हूँ, लिहाजा मैंने गुफ्तगू का रुख एक बार फिर मौजूदा सूरत हाल की तरफ मोड़ते हुए कहा, इन मामलात पर तो बहस होती रहेगी एसपी जी। ये बताइए, आपने आज रात ओपी वैश्य के दौलत खाने पर होने वाली सालाना पार्टी में शिरकत की तैयारी तो कर ली है ना? उसने संजीदा लहजे में कहा, हाँ, 9 बजे तक वहाँ पहुँचूंगा। क्या तुम वहाँ मेरे साथ जाओगे? मैंने नफी में सर हिलाया, कहा, नहीं, मेरी ओपी वैश्य से बहुत गाड़ी छनती है। उन्होंने मुझे जाती तौर पर दावतनामा दिया है और शिरकत के लिए इसरार किया है। एसपी ने चौंक कर मुझे देखा और फिर ताज्जुब भरे लहजे में कहा, कमाल है, वजीर दिफा से लेकर दारुल हुकूमत के सबसे मशहूर टेलर मास्टर तक सब तुम लोगों के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि हमारी खुफिया एजेंसियां तो भंग पी कर सोई हुई हैं। मैंने उसकी बात समझकर कहा लगाया और फिर संजीदा लहजे में कहा, इतना हैरान क्यों हो रहे हो एसपी जी? जिस तरह हमने तुम्हें फंसाया उसी तरह बाकी लोगों को भी घेर लेते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि वो बंदा हमारे काम का हो। देख लो, अब मैं तुम्हारे जरिए उस जर्मन इंजीनियर कर्ट टैंक को घेरने वाला हूँ, रोक सको तो रोक लो। मेरी बात सुनकर उसे गोया चुप लग गई। मुझे ही बात आगे बढ़ानी पड़ी। मैंने कहा, ये बात जहन में रखना कि उस पार्टी में कर्ट टैंक के अलावा भी मुझे किसी शिकार में दिलचस्पी हो सकती है। तुम्हें मेरे इशारे पर चलते हुए ऐसे हर शिकार को फंसाने में मेरी मदद करनी होगी। एसपी ने मेरी फरमाइश के जवाब में असबात में गर्दन हिलाने पर इक्तिफा किया। फिलहाल इतना ही काफी था। चुनाचे मैं कॉफी पीने और 2-4 बिस्किट खाने के बाद रुखसत होने के लिए उठ खड़ा हुआ। वो मुझसे मुसाफे में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता था, ताहम मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी जहनी कैफियत समझता हूँ एसपी जी। तुम मानो या न मानो, चलते चलते एक मशवरा जरूर दूंगा। तुम्हारे करतूतों की वजह से ऊपर वाले ने तुम्हारे सर पर जो बला मुसल्लत कर दी है, उससे पीछा छुड़ाना तो तुम्हारे बस से बाहर है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम खुश दिली से हमसे ताउन करो? यकीन करो, अगर तुम हमसे रज़ाकाराना ताउन करो तो बहुत फायदे में रहोगे।
یاسر نے تمہیں یقین دلایا ہوگا، لیکن میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی اور ہم سے تعاون جاری رکھا تو تم ہماری وجہ سے کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوگے۔ ایس پی نے منہ ہی منہ میں وعدہ کیا اور کافی گرم جوشی سے مصافحہ کر کے مجھے رخصت کیا۔ میں گیٹ پر پہنچا تو سیکیورٹی پر مامور گارڈز نے خندہ پیشانی سے مجھے رخصت کیا۔ اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق وہ اس تمام وقت کے دوران بنگلے کے لان میں مجھ سے اپنے صاحب کی ملاقات کے ماحول کا جائزہ لیتے رہے ہوں گے۔ انہوں نے یقیناً یہ نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ ایس پی جی اور میرے درمیان کافی گہرے مراسم ہیں۔ ان کا اخذ کردہ یہ تاثر میرے لیے بہت فائدہ مند تھا۔ اصل سے کئی گنا کرایہ جیب میں آنے کے یقین نے ٹیکسی ڈرائیور کو بھی اچھے خاصے انتظار کے باوجود تازہ دم رکھا۔ میں دروازہ کھول کر اندر بیٹھا تو اس نے گرم جوشی سے میرا استقبال کیا۔ میں نے انتظار کرنے پر اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے کی درخواست کی۔ واپسی پر میں نے راستے میں ٹیکسی کو ایک شراب خانے کے سامنے رکوایا اور درمیانی مقدار میں الکوہل والی شراب کا ایک پوا خریدا اور ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ وہ بوتل میں نے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لی۔ ہری چندر نے مجھے راگنی کے بنگلے کے سامنے چھوڑا تو میں نے اس کا بہترین ٹپ کے ساتھ کرایہ ادا کرتے ہوئے طے کر لیا کہ وہ رات 8 بجے مجھے یہاں سے او پی ویش کے بنگلے پر چھوڑ کر آئے گا اور پھر 12 بجے کے قریب وہاں سے اٹھا کر گھر پہنچ جائے گا۔ شراب کی یہ خریداری دراصل میری پارٹی میں شرکت کی تیاری کا ایک حصہ تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ اس صفوف کی آزمائش کا مناسب موقع ہے جو مجھے اس وقت ناقابل یقین لگا تھا۔ میں نے اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور شراب کی بوتل نکال کر بیٹھ گیا۔ میں نے ایک گلاس میں چند گھونٹ پانی لیا اور 2 چٹکیوں کے برابر مقدار میں وہ جادوئی صفوف ملایا اور ایک ہی سانس میں حلق سے اتار لیا۔ چند منٹ انتظار کے بعد میں نے شراب کی بوتل کھولی۔ بدبودار بھپکا اتنا کریہ تھا کہ مجھے ابکائی آ گئی، لیکن مجھے اس آزمائش میں سرخرو ہونا تھا۔ میں نے 2/3 گلاس پانی میں چند گھونٹ شراب انڈیلی اور ناگوار بدبو نظر انداز کرتے ہوئے جلدی سے حلق سے اتار لیا۔ جن لوگوں نے اس موذی مشروب سے شوق کیا ہے انہیں تو بتانا بے مقصد ہے کہ اس کا انتہائی گھناؤنا ذائقہ برداشت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ پہلا گھونٹ مجھے اکسانے کے لیے کافی تھا کہ میں یہ گلاس بیت الخلا میں انڈیل دوں اور بوتل کو دیوار پر مار کر پاش پاش کر دوں، لیکن میں اپنے وطن کے قرض اور اپنے فرض سے مجبور تھا۔ میں نے بغیر ناک بند کیے مزے لینے کے انداز میں گھونٹ گھونٹ کر کے وہ پورا گلاس ختم کر دیا۔ اب میں اس بدنام زمانہ سیال کی ریشہ دوانیوں کے اپنے حواس پر اثر انداز ہونے کا منتظر تھا، لیکن لگ بھگ 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے باوجود میں پوری طرح ہوش میں تھا، بلکہ مجھے بدبودار ڈکاریں بھی نہ آئیں جن کے تصور سے میں سب سے زیادہ ہراساں تھا۔ یہ لگ بھگ ثابت ہو گیا تھا کہ میرا آزمایا ہوا چٹکلا پوری طرح کامیاب رہا ہے۔ تاہم میں نے مزید تصدیق کے لیے مذکورہ صفوف کی ایک اور خوراک کے بعد نسبتاً زیادہ مقدار میں شراب کی آمیزش والا جام حلق سے انڈیل لیا، لیکن اس بار بھی حلق اور سانس میں جلوہ گر ہونے والی بدبو کے سوا نشہ مجھ پر اثر نہ کر سکا۔ میں یہ جان کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے شراب کی بوتل بیت الخلا میں بہا کر خالی بوتل کمرے کی چھت پر پھینک دی۔ متعدد بار کلی کرنے اور دانتوں کی تفصیلی صفائی کے بعد بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اعتماد دلایا کہ میرے منہ سے بدبو کے بھپکے نہیں اٹھ رہے۔ کچھ دیر کے بعد راجیو میرے لیے چائے لے کر آیا تو میں نے اسے رات کے کھانے میں اپنی غیر موجودگی کا بتایا اور او پی ویش کی پارٹی میں شرکت کے لیے اسی کے سیے ہوئے گہرے نیلے سوٹ کو استری کروانے کی درخواست کی۔ اس نے فوراً میری فرمائش پوری کی اور جب میں نے کلیجی رنگ کی ریشمی ٹائی کے ساتھ وہ سوٹ زیبتن کیا تو اس نے میری تعریف کے پل باندھ دیے۔ اس کے مطابق میں اس لباس میں بہت باوقار اور وجیح لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ متاثر کن شخصیت کے ساتھ اس پارٹی میں شریک ہونا میرے مشن کے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ میرے تجربے کے مطابق ظاہری کمزور شخصیت والا فرد خواہ کتنا بھی باصلاحیت ہو، اسے وہ توجہ نہیں ملتی جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔